हे एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू लॉस्पायर। मेरा नाम आयुषी है और आज बेसिक्स ऑफ लॉ में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फैमिली लॉ यानी पर्सनल लॉ के ऊपर। तो जनरली किसी भी कंट्री में जो लॉ होता है उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पब्लिक लॉ, दूसरा होता है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ वो लॉ होता है जो किसी स्टेट को गवर्न करता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। और प्राइवेट लॉ वो लॉ होता है जो स्टेट यूज करता है टू गवर्न और रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इट्स मेंबर्स या फिर सिटीजन्स या फिर पर्सन्स लिविंग इन द कंट्री। मतलब उस देश के सिटीजन्स को गवर्न करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए जो स्टेट यूज करता है लॉ वो होता है प्राइवेट लॉ। तो प्राइवेट लॉ के अंदर हम लोग फर्दर उसे डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक है क्रिमिनल लॉ, दूसरा है सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो क्राइम और ऑफेंसेस से डील करता है, सिविल लॉ जैसे कि आपका लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स या फिर फैमिली लॉ। मतलब जो फैमिली लॉ या पर्सनल लॉ है वो है आपका एक प्राइवेट लॉ और प्राइवेट लॉ के अंदर वो फॉल करता है सिविल लॉ के अंदर। ठीक है, अब ये फैमिली लॉ होता क्या है? फैमिली लॉ एक ऐसा लॉ है जो गवर्न करता है हमारे पर्सनल रिलेशंस या फिर डोमेस्टिक रिलेशंस को एज अपोज टू एनी कमर्शियल और बिजनेस ट्रांजैक्शन प्लस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दोज रिलेशंस। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप शादी करते हो तो जो शादी है वो आपकी गवर्न होगी अंडर पर्सनल लॉ या फैमिली लॉ, और उस शादी के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी गवर्न होंगे अंडर फैमिली लॉ। तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए? जैसे कि डिवोर्स, मेंटेनेंस या फिर इनहेरिटेंस। फिर अगर आप बच्चे करते हो शादी के बाद तो पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश हुई है वो गवर्न होगी अंडर अगेन पर्सनल लॉ, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि चाइल्ड अडॉप्शन, चाइल्ड मेंटेनेंस, चाइल्ड गार्जियनशिप या फिर लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, ये सब कुछ अगेन गवर्न होगा अंडर पर्सनल लॉ। सिमिलरली जब आप बच्चे करते हो, शादी करते हो तो आपकी एक फैमिली सिस्टम स्टैब्लिश होती है और इस फैमिली सिस्टम को अगेन गवर्न करता है पर्सनल लॉ और उनके कॉन्सिक्वेंसेज जैसे कि जॉइंट फैमिली, पार्टीशन, सक्सेशन या इनहेरिटेंस, गिफ्ट, विल, ये सब कुछ फिर से गवर्न होता है अंडर पर्सनल लॉ। लेकिन अगर आप कोई क्राइम कमिट करते हो इन रिगार्ड टू दीज पर्सनल रिलेशंस तो वो सिर्फ फैमिली लॉ से गवर्न नहीं होगा, उसमें क्रिमिनल लॉ भी आ जाएगा। जैसे डाउरी डेथ के केस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, क्रूएलिटी के केस में, अबॉर्शन के केस में, ये सारे केसेस क्रिमिनल लॉ के अंडर फॉल करेंगे। सिमिलरली अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है इन्वॉल्विंग अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक बैंक, इंश्योरेंस या फिर टैक्सेशन, तो वहां पर हस्बैंड वाइफ या फिर पेरेंट चाइल्ड का बेनिफिट तो मिलेगा आपको, लेकिन उस ट्रांजैक्शन का जो गवर्नेंस होगा वो होगा अंडर फाइनेंस लॉ एंड अंडर टैक्सेशन लॉ। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई हेल्थ का एस्पेक्ट है, जैसे कि अगर आप IVF यूज कर रहे हो या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, उस केस में बीइंग अ हस्बैंड वाइफ, बीइंग अ फैमिली मेंबर, बीइंग पेरेंट चाइल्ड का डेफिनेटली फैमिली लॉ से रिलेशन होता है, लेकिन उसका जो गवर्नेंस होगा वो होगा अंडर हेल्थ लॉज। जो भी रिस्पेक्टिव हेल्थ लॉज होंगे उनके अंदर वो गवर्न होगा। ओके, अब हम लोग ये चीज समझते हैं कि अगर शादी या बच्चा या फिर फैमिली एक पर्सनल रिलेशन है, ये एक डोमेस्टिक रिलेशन है, तो इसमें लॉ को गवर्न करने की क्या जरूरत है? ये तो हम लोग आपस में खुद ही गवर्न कर लें, जो हमारा मन हो हम वैसा करें। ये हमारा प्राइवेट स्पेस है, कोई पब्लिक स्पेस तो है नहीं। तो इसमें ये चीज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी शादी है या फिर जो हमारा फैमिली सिस्टम है, ये दोनों ही एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, हमारी जो शादी है, हमारी जो फैमिली है वो एक सोसाइटी का पार्ट है। तो इसी वजह से इसको गवर्न करने के लिए लॉज एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो फैमिली लॉ है या फिर जो पर्सनल लॉ है ये एक्चुअली है क्या? तो इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, इसीलिए जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो उस रिलीजन का जो लॉ होता है, उस रिलीजन के जो ट्रेडिशंस होते हैं वो आपके पर्सनल डोमेन को गवर्न करते हैं। प्लस ऐसे लॉज जो स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट ने क्रिएट किए हैं उन एस्पेक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए, प्लस जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का डिसीजन है इन दोज एरियाज जहां पर लॉज में लूप होल्स थे या फिर इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत थी। ठीक है,
अब अगर रिलीजन आपके पर्सनल रिलेशंस को ऑलरेडी गवर्न कर रहा था तो पार्लियामेंट को लॉ बनाने की क्या ज़रूरत थी, या जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जजमेंट देने की क्या ज़रूरत थी? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार जो हमारे कस्टम्स या ट्रेडिशंस होते हैं या जो हमारे रिलीजियस लॉज होते हैं, क्योंकि वो बहुत सदियों से चले आ रहे होते हैं, उनमें कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उन कन्फ्यूजन्स को रिजॉल्व करने के लिए लॉ बनाया जाता है। या फिर सिचुएशंस चेंज हो गई हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, तो इन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में नए नए इश्यूज निकल के आते रहते हैं जो हो सकता है हमारे रिलीजन ने फोर्सी ना किया हो। तो अगेन हमको नई इंटरप्रिटेशंस, नए लॉज बनाने पड़ते हैं उनको गवर्न करने के लिए, जैसे अभी सेम सेक्स मैरिज के केस में हो रहा है, या फिर जैसे ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके बैन कर दिया गया है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे हमारे रिलीजन में ट्रेडिशंस या कस्टम्स चले आ रहे हों जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो। तो ऐसे केसेस में भी पार्लियामेंट लॉ क्रिएट करके उन कस्टम्स को बैन कर सकता है या रिफॉर्म कर सकता है, या फिर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उन कस्टम्स को, उन ट्रेडिशंस को, उन लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से लॉज अलग अलग रिलीजन को गवर्न करते हैं। तो अगर हम लोग हिंदूज के केस में देखें तो उनका जो रिलीजियस लॉ है उसके अंदर फॉल करता है ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड श्रुतिस, जो कि है वेदास, स्मृतिस जैसे धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। ठीक है, और अगर हम लोग स्टैचूट के ऊपर जाएं, मतलब जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं लॉज, उनके ऊपर जाएं, तो आपका हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। और ये जितने भी एक्ट्स हैं, मतलब जो भी स्टैचूट्स पार्लियामेंट ने बनाए हैं, ये अप्लाई होते हैं सेम टू सेम ऑन सिख, जैन एंड बुद्धिज्म। ठीक है, अब अगर हम लोग मुस्लिम के केस में देखें तो मुस्लिम के जो रिलीजियस लॉ है उसको बोलते हैं शरीयत, और शरीयत के अंदर आता है कुरान, सुन्ना, हादिस, इजमा एंड कियास। ठीक है, उसके अलावा कुछ स्टैचूट्स जो पार्लियामेंट ने क्रिएट किए हैं अंडर पर्सनल लॉ वो हैं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। तो ये सारे स्टैचूट्स अपार्ट फ्रॉम जो मुस्लिम रिलीजियस लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ को गवर्न करते हैं। इसके अलावा जो क्रिश्चियंस है उनके लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इंडियन डिवोर्स एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, पारसीज के लिए पारसीज मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। इसके अलावा एक ऐसा लॉ है जो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके पर्सनल रिलेशंस किसी रिलीजियस लॉ के अंदर गवर्न ना हो, तो वो लॉ है आपका स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके अंदर अभी जो सेम सेक्स मैरिज के लिए क्लेम हो रहा है, मतलब जो LGBTQ कम्युनिटी रिकग्निशन मांग रही है अपनी मैरिज का, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ही मांग रही है। ठीक है, इसके अलावा एक फॉरेन मैरिज एक्ट है जो उन सिटीजन्स के लिए है जो बाहर रहते हैं और वो अपनी मैरिज को रजिस्टर करना चाहते हैं इंडियन लॉ के अंदर। और फिर है आपका सेक्शन 125 CRPC, जो कि वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को राइट देता है टू क्लेम मेंटेनेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे हिंदू लॉ से। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है थ्रू आउट द वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू हिट लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।